नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पटेल जीएस स्टडी में। कैसे हैं आप लोग? आशा है हमेशा की तरह स्वस्थ होंगे। साथियों, आज हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2020 में जीएस से पॉलिटी से संबंधित प्रश्नों को एनालाइज करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं साथियों। पहला प्रश्न है, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें ऑप्शन है संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है। तो यह गलत है, क्योंकि संसद में सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व नहीं होता है, विपक्षी दलों का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। और अगला ऑप्शन है सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 75 में किया गया है, और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। यह कथन सत्य है। और अगला ऑप्शन है सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उनके द्वारा हटाई जा सकती है। साथियों, सरकार लोगों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है, क्योंकि लोग एमपी चुनते हैं, और उनके द्वारा हटाई जा सकती है तो उनके द्वारा नहीं हटाई जा सकती है। अतः यह कथन गलत है। और अगला है सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है। सत्य है, सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है, किंतु निर्धारित समयावधि पूर्ण होने के पूर्व हटाई नहीं जा सकती। ये गलत है, क्योंकि निर्धारित समयावधि पूर्ण होने के पहले भी हटाई जा सकती है। अतः इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? ऑप्शन है राज्य की नीति निर्देशक तत्व। साथियों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 38 में कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा का जिक्र किया गया है। हालांकि मूल अधिकार, उद्देशिका और 7वीं अनुसूची, इन सब में भी कल्याणकारी राज्य का झलकियां मिलती हैं। हालांकि घोषणा का जैसे ही जिक्र आता है तो हम इसका सबसे सटीक और उचित उत्तर मानेंगे ऑप्शन ए। अब अगला प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को। साथियों, यहीं पे हम कट कर लेते हैं, क्योंकि भारत के संविधान में कहीं पे मूल ढांचे का शब्द का जिक्र नहीं है। और अगला क्या है? भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था करता है। जी हाँ, बिल्कुल करता है। अनुच्छेद 13 में इसका जिक्र है। तो अतः यह ऑप्शन सत्य है। अतः इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण है? संसदीय लोकतंत्र की व्याप्ति को विस्तार देने वाला अधिकरण, तो इसे भी हम नकार नहीं सकते हैं। दूसरा है संघीय ढांचे को सुदृढ़ करने वाला अभिकरण, यह गलत होगा। राजनीतिक अस्थायित्व और आर्थिक वृद्धि को सुलभ बनाने वाला अभिकरण, यह भी गलत उत्तर है। लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण, यह बिल्कुल ही सटीक उत्तर है। नौकरशाही का कार्य ही क्या है कि पब्लिक पॉलिसी को कार्यान्वित करना। अतः इसका सबसे सटीक उत्तर क्या है? ऑप्शन डी। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है भारत के संविधान की उद्देशिका। ऑप्शन है संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती। दूसरा ऑप्शन है संविधान का भाग नहीं है और कोई विधिक प्रभाव भी नहीं रखती। संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि उसका कोई अन्य भाग। और अगला है संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। तो साथियों, मैं एक बात बता दूं, 1969 में एक जजमेंट आया था जिसमें ऐसा कहा गया था कि संविधान का भाग नहीं है कौन? उद्देशिका या प्रस्तावना, और कोई विधिक प्रभाव भी नहीं रखती है। हालांकि 1973 में केशवानंद भारती मामले में यह साफ साफ कहा गया कि यह संविधान का भाग है और इसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। हालांकि इसका उपयोग कहाँ होता है? तो रिफरेंस में, संविधान के दर्शन के स्रोत में। अतः इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी। और अगला प्रश्न है भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्दृष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? वे न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय होंगे, वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। इस भाग में
अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। साथियों, सबसे पहले भाग 4 में क्या है तो डीपीएसपी है। भाग 4 में डीपीएसपी है अनुच्छेद 36 से 51 के बीच, जिसमें 37 में कहा गया है, अनुच्छेद 37 में क्या कहा गया है कि वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, अर्थात ये कथन तो गलत। और इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। जी हाँ साथियों, ऐसा कहा गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ऐसा कहा गया है कि इसके अंतर्गत जितनी भी विशेषताएं हैं उसे राज्य लागू करने का प्रयास करेगा। अतः ऑप्शन 2 और 3 दोनों ही सत्य है, तो इसका सटीक उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है किसी राज्य में 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, तब भी जबकि वह उस राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं हो। साथियों, जब भी वह विधानमंडल का सदस्य नहीं हो, अर्थात ना तो विधायक हो ना तो विधान पार्षद हो, तो ऐसा प्रावधान है अनुच्छेद 164 में कहता है, अनुच्छेद 164 कहता है कि किसी व्यक्ति को जो कि विधानमंडल का सदस्य नहीं है मंत्री बनाया जा सकता है 6 महीने के लिए। हालांकि एक यहाँ पे दिक्कत है। दिक्कत क्या रहा है इस प्रश्न में कि यहाँ जिक्र है कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है। तो साथियों, एक गौर करने वाली बात है कि चूंकि 18 वर्ष 1 महीने की जिसका आयु है वो भी मतदान कर सकता है, हालांकि विधायक बनने की आयु 25 वर्ष, तो वो मंत्री कैसे बनेगा। हालांकि इस ऑप्शन को हम सत्य मानते हैं। अनुच्छेद 164 कहता है कि किसी राज्य के ऐसा कोई भी व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है 6 माह के लिए जो उस राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है। और अगला है इसका कथन, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दंडिक अपराध के अंतर्गत दोषी पाया गया है और जिसे 5 वर्ष के लिए कारावास का दंड दिया गया है, चुनाव लड़ने के लिए अस्थायी तौर पर निरर्हक हो जाता है। साथियों, सबसे पहले लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार 1 वर्ष के बाद वालों के लिए क्या प्रावधान है कि यदि किसी व्यक्ति को 1 वर्ष से अधिक सजा होता है, जैसे सजा 2 वर्ष हुआ है, तो क्या होगा कि 6 वर्ष के बाद 2 वर्ष सजा पूरी करने के बाद 6 वर्ष उसमें और जोड़ेंगे तो हुआ 8 वर्ष। तो 8 वर्ष के बाद वो फिर से चुनाव लड़ सकता है। अतः यह कथन गलत है। तो देखते हैं तो उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है, तो केवल एक। हालांकि इसमें थोड़ा सा दुविधा उत्पन्न हो रहा है कथन 1 में, तो ऐसा भी हो सकता है कि यूपीएससी ऑप्शन डी दे दे, न तो 1 नहीं 2। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आह्वान कर सकता है। जी हाँ, यह बिल्कुल सत्य है। अनुच्छेद 85 में इसका जिक्र है। अगला है, भारत का संविधान 1 वर्ष में संसद के 3 सत्रों, जो कि भारत के संविधान में संसद के 3 सत्रों ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, अतः यह कथन गलत है। और अगला है, 1 वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक हो। जी, यह बिल्कुल ही सत्य है। हालांकि 1 वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है, परंतु ऐसा है कि संसद का जब सत्र है तो 2 सत्रों के बीच 6 महीने का गैप नहीं होना चाहिए। 6 महीने का गैप नहीं होना चाहिए। अतः इसका सही उत्तर क्या होगा, केवल 1 और 3। प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आधार मेटा डेटा को 3 महीने से अधिक संग्रहित नहीं रखा जा सकता है। जी, ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार 3 के जगह पे क्या कर दिया गया है, 6। 3 महीने से बढ़ा करके 6। राज्य निजी निगमों से आधार को डेटा साझा करने के लिए कोई अनुबंध नहीं कर सकता। सत्य कथन है ये। अगला है, आधार बीमा उत्पादों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। आधार बीमा उत्पादों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है, ये गलत कथन है। और अगला है, आधार भारत की सिंचित नीति से हित लाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। जी, अनिवार्य है। इसका सही उत्तर क्या होगा, 2 और 4। अब आगे आते हैं, राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में है। नई अखिल भारतीय सेवा गठित करने के विषय में। जी हाँ, नई अखिल भारतीय सेवा गठित करने के विषय में राज्यसभा की शक्तियां किससे, लोकसभा से ज्यादा है, अनुच्छेद 312 के अनुसार। एवं संविधान में संशोधन करने के विषय में राज्यसभा की शक्तियां बराबर हो जाती है। राज्यसभा की शक्तियां क्या होती है, बराबर हो जाती है। किससे, लोकसभा से। और साधारण विधेयक में लोकसभा ज्वाइंट सीटिंग बुला करके
पास करवा सकती है। संविधान में संशोधन का जब बात आता है तो चूंकि इसमें तो संविधान संशोधन में ज्वाइंट सिटिंग होता नहीं है, तो इसमें राज्यसभा और लोकसभा की दोनों की शक्तियां समान है। सरकार को हटाने के विषय में तो राज्यसभा की शक्तियां हैं ही नहीं, और कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में भी राज्यसभा की शक्तियां नहीं है। वर्णन अनुच्छेद 113 में किया गया है। और अगला प्रश्न है हमारा, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण किससे व्यादेशित है? ऑप्शन है संविधान की उद्देशिका, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, 7वीं अनुसूची, परंपरागत व्यवहार द्वारा। तो साथियों इसका सबसे सटीक उत्तर है राज्य की नीति निर्देशक तत्व, क्योंकि इसके अनुच्छेद 50 में इसका जिक्र किया गया है। वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए उसके साथ अन्य प्रलेख भी प्रस्तुत करते हैं, जिनमें बृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण भी सम्मिलित रहता है। यह पूर्वोक्त प्रलेख निम्न आदेशन के कारण प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन है चिरकालिक संसदीय परंपरा के कारण, गलत। भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 तथा अनुच्छेद 110 के कारण। साथियों अनुच्छेद 110 और अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 110 धन विधेयक एवं अनुच्छेद 112 क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात बजट से संबंधित। एवं भारत के संविधान के अनुच्छेद 113 क्या है? कटौती प्रस्ताव से। और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003, जो 2012 के बाद से इम्प्लीमेंटेशन किया गया। और अगला प्रश्न है, परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है। साथियों संवैधानिक सरकार का अर्थ है विधि के द्वारा शासन। तो साथियों ऑप्शन है आपके सामने विधानमंडल द्वारा सरकार, ये भी गलत। लोकप्रिय सरकार हो जाने से ही संवैधानिक सरकार नहीं हो सकता है। बहुदलीय होने से भी। सीमित सरकार, ये सबसे उचित आंसर है, क्योंकि सरकार सीमित हो, सरकार की शक्तियां सीमित हो, अतः इसका सही उत्तर क्या है? सीमित सरकार। अब आगे बढ़ते हैं। मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन से भाग मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबिंबित करते हैं? साथियों जैसे ही, चूंकि ह्यूमन राइट्स का जिक्र उद्देशिका में भी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में तो है ही है, और मूल कर्तव्य में भी है, तो प्रतिबिंबित का जैसे ही आ रहा है, मूल रूप से तो यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है, लेकिन चूंकि यहाँ प्रतिबिंबित करता है, ऐसा शब्दों का जिक्र है, तो सबसे सटीक आंसर होना चाहिए 1, 2, 3। हालांकि यूपीएससी क्या देता है इसे फिर यूपीएससी जब अपना आंसर की अपलोड करेगी तो फिर हम लोग देखेंगे। धन्यवाद साथियों।